हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। हमारा आज का जो टॉपिक है पॉलिटी सेक्शन में और डेमोक्रेसी का ही पार्ट है, जिसका नाम है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है, हम बहुत टाइम से हर वीडियो के अंदर हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है जो हमारे लिए काम करती है, जो हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। उसके अंदर हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का टाइप है वो पार्लियामेंट है, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट के टाइप है वो है पार्लियामेंट्री, यानी कि हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी मानी जाती है। पार्लियामेंट भी सेंटर है, किसी भी गवर्नमेंट का सेंटर क्या है, पार्लियामेंट है। अब ये लेजिस्लेचर का फंक्शन होता है। आपको मैं थोड़ा सा एक आउटलाइन दे देती हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ द सुप्रीम बॉडी, है ना। हम हमेशा क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के फर्दर पार्ट्स हैं जुडिशरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर काम करती है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स, ऐसे ही होता है जी, है ना। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस। अब सबके अलग अलग काम है। जुडिशरी के अंदर आता है आपका जितने भी कोर्ट्स हैं, है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है इसके नीचे हाई कोर्ट, देन कम्स योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी हम उनको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ओके। देन कम्स दी लेजिस्लेचर, ये क्या है, आपकी लॉ मेकिंग बॉडी। ये क्या है, जुडिशरी है, यानी कि ये क्या करता है, आपको जस्टिस की बॉडी है। लेजिस्लेचर क्या है, लॉ मेकिंग है। इसके अंदर आता है आपका पार्लियामेंट, जो कि लॉ बनाता है, किसके बेस पर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लिखा होगा उसके बेस पर, वो जो रूल ऑफ बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसके अंदर जैसे जैसे रूल्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम हमारे पार्लियामेंट में लॉज बनाते हैं, किसके लिए, कॉमन पीपल। एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं आपके प्रेसिडेंट, जो कि क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। IAS, IPS, ठीक है, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव्स के अंदर, ठीक है। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो आपके पॉलिटी के सेक्शन में ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, इनके आगे भी फर्दर इनके आगे पार्ट्स होते हैं। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर आ गया, अब यहाँ पर आता है आपका कॉमन सिटीजन या कॉमन पीपल, है ना, जैसे हम आप हैं, कॉमन पीपल, जिनके लिए ये सारी चीज़ें बनी हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आप सुप्रीम है, पीपल है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि यहाँ जो भी चीज़ें होंगी वो कॉमन सिटीजन, कॉमन पीपल को दिमाग में रखकर, उनके इंटरेस्ट को माइंड में रखकर, उनकी वॉइसेस को माइंड में रखने के बाद ही ये सारी चीज़ें फंक्शनल होती हैं। और इसके अंदर जितनी भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो किसके लिए दिए गए हैं, कॉमन सिटीजन के लिए, कि आप वर्किंग कीजिए, लेकिन आपके वर्किंग या आपके काम करने से यहाँ कॉमन पीपल को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ये पार्लियामेंट, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ ये लेजिस्लेचर वाला आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक है कि बेसिकली पार्लियामेंट है क्या। तो पार्लियामेंट के अंदर जो हम देखते हैं कॉम्पोजिशन, अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन में आते हैं आपका प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। प्रेसिडेंट को आप एग्जीक्यूटिव के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रेसिडेंट को क्यों लिखा है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, एक सिटीजन है, फर्स्ट सिटीजन है इंडिया का, और ये नॉमिनल हेड बोलते हैं इसको, ठीक है, नॉमिनल हेड भी बोलते हैं। किसी भी मीटिंग का पार्ट एज सच नहीं होते, लेकिन अगर कभी डेडलॉक हो जाए तो प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में बैठकर डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट इज देयर। पर हम पार्लियामेंट के अंदर क्या पढ़ते हैं, दो हाउसेस को मेन पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा ओनली, लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, और प्रेसिडेंट राज्यसभा लोकसभा, तो आंसर विल बी प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। प्रेसिडेंट को जो है हम एग्जीक्यूटिव के अंदर भी पढ़ते हैं, क्योंकि सारी जगह वो क्या होता है, फंक्शन, रिप्रेजेंटेटिव है। इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये है। और इंडिया में तो पिछली जो वीडियोस हमने की हैं उसके अंदर हमने एक ही चीज़ देखी है, इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो कैसी, रिप्रेजेंटेटिव, हर जगह हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाता है। तो प्रेसिडेंट भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो हर जगह आएगा, ठीक है। अब आता है आपका
ये वाला कॉमन फैक्टर जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट, ये काम कैसे करता है ना, वर्किंग क्या है पार्लियामेंट की या राज्यसभा और लोकसभा की इंडिविजुअली क्या वर्किंग है। ठीक है, अगर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर कॉमन सिटीजन को कोई प्रॉब्लम है ना, एग्जीक्यूटिव्स के पास जाते हैं, उनसे ना बात बने, ठीक है, तो फिर वो कहाँ जाते हैं, जुडिशरी। आपके पास जुडिशरी भी है और ये डिसाइड कॉमन सिटीजन करता है। तो अगर इनको इन दोनों से प्रॉब्लम है तो फिर कहाँ जाएंगे, वो जुडिशरी के पास जाएंगे। एंड जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, जबकि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो इनके फैसलों पे फैसला नहीं लेती है, वो अपना जुडिशियल रिव्यू देगी, अपने आप चीज़ों को देखेगी, केस को देखेगी, उसके बाद ही कोई जजमेंट देगी। लेकिन हाँ, हेल्प बुक वो किसको लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम मानते हैं। जबकि लेजिस्लेचर और ये एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, इंटरडिपेंडेंट, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये है आपका एक फैक्टर। ठीक है, नाउ कम्स टू दी राज्यसभा एंड लोकसभा। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के अंदर इनकी थोड़ी वो देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। आज की वीडियो में हम इनका बेसिक सी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली ये है क्या। राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है, लेकिन लोकसभा क्या है, नॉट अ परमानेंट बॉडी, ये परमानेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, परमानेंट बॉडी का मतलब है कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, आप इसको रद्द नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है और लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड, लोकसभा को आप रद्द कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, रद्द कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, है ना, कौन करता है इनको रद्द, सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन सारे डिटेल में बताऊंगी। ओके, तो पहले ऐसा करते हैं, राज्यसभा से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा को डिटेल में देख लेते हैं कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है। सबसे पहले राज्यसभा, राज्यसभा परमानेंट बॉडी, कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। राज्यसभा को हम और क्या बोलते हैं, अपर हाउस, और राज्यसभा को हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपर हाउस और हाउस ऑफ स्टेट्स या काउंसिल। इसका मतलब क्या है, अब मैंने ये लिख दिया हाउस ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं उनमें से भी चुनकर आएंगे यहाँ राज्यसभा के मेंबर। जो मेंबर्स होते हैं, हाउस ऑफ स्टेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं दे आर अगेन इलेक्टेड फॉर दी राज्यसभा विद इन दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक जो है हमारे पास मेंबर आता है। अब वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है आपका ऑन दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, प्रोपोर्शनल। हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है और प्रोपोर्शनल के टाइप्स क्या होते हैं। तो प्रोपोर्शनल के अंदर, इसके अंदर क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनल होती है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से आप इसको चुनते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। तो अगर किसी को लगे कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, वो वीडियो में जाकर देख सकता है। इससे पहले वाली वीडियो है जिसके अंदर मैंने बेसिक्स बताए हैं आपके इलेक्शंस में कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है और मेथड्स क्या हैं रिप्रेजेंटेशन के। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितनी स्टेट की पॉपुलेशन होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ सीट्स। इसका मतलब है पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा सीट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सीट्स। फॉर एग्जाम्पल यूपी, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीट्स भी क्या होंगी, मोर सीट्स। सिक्किम मिजोरम कम है, सिक्किम की गोवा की,
तो सीट भी उसकी एक ही है सिक्किम के, ठीक है। तो ऐसे राज्यसभा के अंदर सीट्स होंगी और उस सीट के लिए फिर आप अपनी तरफ से अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कि जो मेंबर बनता है आपका राज्यसभा का। दिस इज़ हाउ वी कॉल इट एज हाउस ऑफ स्टेट्स, क्योंकि हर एक स्टेट से 28 स्टेट्स हैं, वहाँ से मेंबर्स जो होंगे वो कैसे डिपेंड करेंगे। अब 28 स्टेट्स हैं, 28 मेंबर होंगे ऐसा नहीं है, यूपी से तो ज़्यादा होंगे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन जितनी होगी उतनी सीट्स होती ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब तो आपको इसके अंदर क्या याद रखना है, एक ऐसी स्टेट जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं और एक ऐसी स्टेट जिसकी सबसे कम है, और एक वो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो आपको अपनी स्टेट का, अपनी नेबरिंग स्टेट्स का, प्लस मोर और लेस, ये 4-5 ऐसी स्टेट्स होते हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। आपको वैसे भी इनका आइडिया होना चाहिए कि कितना उनका रिप्रेजेंटेशन है एक राज्यसभा के अंदर। अब आ जाते हैं इनका देखने के लिए कि इनके क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आपको राज्यसभा के अंदर सीट चाहिए तो योर एज शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स, है ना, 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी क्या है, यू आर रजिस्टर्ड एज वोटर इन द इलेक्शन कमीशन, वोटर की तरह आप इंडियन सिटीजन की तरह रजिस्टर्ड है, एंड मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली सबसे प्राइम है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सबसे पहला तो यही होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए जो भी पर्सन है, 30 ईयर एज होनी चाहिए, और वोटर्स आप एज अ वोटर रजिस्टर होने चाहिए। उसके बाद आता है आपका टेन्योर। तो राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो होता है 6 ईयर्स का, ठीक। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। इसका मतलब ये है 6 साल से पहले आप इसको रद्द नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते। तो फिर 6 साल के बाद दोबारा से मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, पर उससे पहले इन बिटवीन अगर कुछ हो जाए तो 6 साल तक आपको इसको वर्किंग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो हर एवरी 2 ईयर्स में रिटायर हो जाता है कोई भी एक मेंबर, फिर उसकी सीट को फिल करने के लिए दोबारा से इलेक्शन हो जाते हैं, है ना। अब हमारे तो ये कैसे इलेक्शंस कैसे हैं, प्रोपोर्शनल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि आपकी वही सभा के अंदर चलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये वर्किंग नहीं है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको रद्द कर दिया फिर से पूरी की पूरी फ्रेश आप दोबारा से इलेक्शंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 2 साल के बाद हर एक पर्सन यहाँ से रिटायर होता है, 1-2 जो भी मेंबर्स हैं वो रिटायर होंगे, फिर उनकी जो वैकेंट सीट होती है वो आपको दोबारा से इलेक्शंस करके उनको क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। और मान लीजिए, ध्यान से सुनना, मान लो कि 3rd ईयर, तीसरा साल चल रहा है इसका, और यहाँ पर आपके 2 मेंबर्स रिटायर हो गए, तो कितने साल बच गए हैं, अब 3 लेफ्ट। तो ऐसा होगा कि जो बचे हुए 3 साल हैं इन्हीं को क्या करेगा, वो जो आप दोबारा से वैकेंसी फिल करोगे 2 मेंबर्स की, नए मेंबर जिसमें आएंगे वो अगले 3 साल तक वर्किंग होंगे। हो गए 6 साल, जब तक कि इसका पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाता, ताकि राज्यसभा का काम चलता रहे। इसलिए उनको बीच में ऐसा नहीं होता कि हाँ जी मैं तो अभी आया हूँ, 3 साल मेरे और पड़े हैं, ऐसा नहीं है। जितना रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स बचे हैं उसके वर्किंग के, उतने तक ही वो पर्सन भी फंक्शनल होगा। हाँ, बाद में री इलेक्ट होकर आ रहा तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये ऐसे बोलते हैं कि इसको डिसॉल्व नहीं, बीच में नहीं आप डिसॉल्व कर सकते कि 4th ईयर में आपने इसको डिसॉल्व कर दिया, 5th ईयर में डिसॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं होगा। 6 साल तक राज्यसभा पूरी तरह काम करेगा। दूसरी चीज़, अब आ जाते हैं इनका पावर के ऊपर। इनकी एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है और लेजिस्लेचर पावर, दोनों पावर है इनके पास, राज्यसभा के मेंबर्स के पास भी। राज्यसभा को प्रिसाइड कौन करता है, लीड कौन करता है, हेड कौन होता है राज्यसभा का। तो राज्यसभा के जो हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। कौन होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, कौन होता है राज्यसभा का, वो होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। अगर ये नहीं है, इनके बाद किसकी प्रेफरेंस बनती है, डिप्टी चेयरमैन की, डिप्टी चेयरमैन। ये हो गया आपके राज्य। As the vice president is an ex officio chairman, then it means he is not the member of Rajya Sabha. ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है, इसलिए इनके पास वोट करने का ऑप्शन भी नहीं है। He is not entitled to vote in राज्यसभा in any kind of voting section. लेकिन इनकी एक वोटिंग होती है, कौन सी है, इसके पास होती है आपकी कास्टिंग वोट।
अभी कास्टिंग वोट क्या होती है? कास्टिंग वोट का मतलब है अगर टाई हो जाए, मेंबर्स हैं राज्यसभा के, ठीक है, और उनमें क्या हो जाए, जैसे कि 250 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, तो बेसिक सी नॉलेज है, ठीक है, कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। अब अगर मेंबर्स के बीच में मान लेते हैं कि टाई हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, बिल पास करने को लेकर कुछ भी, तब जाकर वाइस प्रेसिडेंट की वोट जो है जिसकी तरफ को जाएगी उस वाली, इधर येस और नो, जिस तरफ को भी जाएगी उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, जो लास्ट में आपके पास बचती है जब आपको टाई रिजॉल्व करना हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिप्टी चेयरमैन को अगर रिज़ाइन देना हो या उसको क्या करना हो, निकालना हो, इम्पीचमेंट अगर उसकी करनी हो, ठीक है, तो किस बेस पे होती है, तो उसकी जो रिज़ाइन या इम्पीचमेंट है, ठीक है, इम्पीचमेंट का देख लेते हैं। इम्पीचमेंट कैसे होती है, राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन की अगर इम्पीचमेंट, उसको सीट से कौन कर सकता है, उसके खिलाफ जो है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कौन करते हैं, उनको रिमूव करना हो अगर डिप्टी चेयरमैन को, दिस इज द करेक्ट वर्ड, अगर आपको डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करना हो तो कौन करता है, तो इसका जो रिमूवल है वो होता है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, रिमूवल बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली। तो राज्यसभा के अगर मेजॉरिटी के साथ पास कर दे कोई भी रिमूवल की कैटेगरी, तो फिर वो डिप्टी चेयरमैन वहाँ से रिमूव हो जाता है। बट इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्लस अग्रीड बाय लोकसभा। यहाँ पर आपको लोकसभा से भी राय लेनी पड़ेगी कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो उसके लिए लोकसभा भी अग्री करेगी, तभी जाके वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो सकता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्या, डिप्टी चेयरमैन के लिए आपको लोकसभा से किसी भी तरह की कोई वोटिंग या कोई मेजॉरिटी नहीं चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए यू नीड एन अग्रीमेंट फ्रॉम लोकसभा, ठीक है जी। टेन्योर मैंने आपको उसका बता दिया, 6 years। पावर्स की बात कर लेते हैं। पावर के अंदर क्या होता है, इनकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पावर होती हैं। अब आपको वर्ड्स का मतलब पता है, लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ बनाना और एग्जीक्यूटिव का मतलब है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, है ना, या कि किसी चीज़ के बारे में आप जवाबदेही। तो राज्यसभा की जो पावर्स हैं वो दोनों हैं। इसको हम एक बार डिटेल में भी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसके अंदर आपको मैं थोड़ा डिटेल में और बता दूंगी इनका, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग पावर्स जो हैं राज्यसभा की वो दो तरह से हो सकती हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। कैसे देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब है लॉ मेकिंग। तो अगर कोई लॉ बनाना है तो आपको पता होगा कि पहले जो बिल है वो लोकसभा से पास होने के बाद कहाँ जाता है, राज्यसभा के पास, जहाँ पर इनकी भी मेजॉरिटी से आपको इनकी अप्रूवल चाहिए होती है। तो वहाँ हो गया आपका लेजिस्लेटिव, है ना, ये रोल हो गया इनका कि यहाँ ये भी पास कर सकते हैं, ये डिनाई कर सकते हैं ना, ये हो गया लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब है एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट करना किसी चीज़ को। तो राज्यसभा के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो क्या करते हैं, ये आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन आर में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते। तो क्वेश्चन आर चलता है पार्लियामेंट के अंदर, वैसे भी चलता है क्वेश्चन आर, ठीक है। तो क्वेश्चन आर के अंदर ये क्या करते हैं, ये एमपीज जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि इलिसिट होता है ना, जो इंपॉर्टेंट होता है फॉर द टाइम बिंग। आपको लगता है जो आपकी ये पार्लियामेंट का सेशन होता है ना, इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन आर। तो जो क्वेश्चन आर होता है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी वर्किंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट से उसके जवाब मांगे जाते हैं, आपने ये क्यों किया, आपने ये पॉलिसी क्यों की, आपने ऐसा क्यों किया। ये सारी जो क्वेश्चन आर्स, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन आर में। फर्दर इसके क्वेश्चन आर के पार्ट्स होते हैं स्टार्ट, अनस्टार्ट की, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको मिनिस्टर जो है वो उसी वक्त ओरली आंसर कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका उनको आंसर रिटर्न में देना होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी सीरियसनेस ऑफ दी सब्जेक्ट या फिर उसका इशू, क्या मैटर क्या है आपका, उसके बेस पे ही फिर वो आपके क्वेश्चन आपके आंसर्स होते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी। आपने सुना होगा ऑपोजिशन पार्टी कौन होती है, जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट होती है ना, एंड इट इज़ ऑलवेज स्ट्रांग, है ना। तो जब भी वो क्वेश्चंस करेंगे, आपने ऐसे कर दिया, जो क्वेश्चन कर रहा है वो ऑपोजिशन पार्टी करेगा। अब मैं अगर रूलिंग में हूँ तो मैं तो कोई भी पॉलिसी बना दूँ, तो मुझे क्वेश्चन कौन करेगा, वही करेगा ना जो मेरे अगेंस्ट, जो मेरे अपोजिट होगा, नॉट अगेंस्ट बट इट इज़ अपोजिट, है ना, कि मैं आपसे बेहतर काम कर सकता हूँ या मैं आपसे अच्छा काम कर सकती हूँ, तो ऑपोजिशन में तो वही होगा ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो आपको क्रिटिसाइज भी करती है ना। तो डेमोक्रेसी है, देखो इंडिया में डेमोक्रेसी है,
ऐसे ही बोलते हैं जब कोई मैटर होता है, तो यही बोलते हैं इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आई हैव द राइट टू स्पीक एनीथिंग। तो वो जो है वो एनीथिंग में डेमोक्रेसी ही देती है आपको फ्रीडम कुछ भी बोलने की, ठीक है, जिसको हमेशा गलत भी लिया जाता है। तो अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पावर है तो आप उनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। तो जब हमने डेमोक्रेसी की वीडियो पहले बनाई थी, मैंने आपको उसके अंदर भी बोला था कि जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी उसके अंदर हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। हम भी कर सकते हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी कर सकते हैं जो कि ऑपोजिशन पार्टी में होंगे। तो दे हैव टू आंसर टू द ऑपोजिशन पार्टी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आपको उनको जस्टिफाई कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है आपके राज्यसभा का पावर्स। उसके बाद आता है आपका लोकसभा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका। दूसरी बात, तो अगर हम देखें तो राज्यसभा जो करती है वो कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। हाइलाइट्स दे सकते हैं, ठीक है। अब लॉ मेकिंग में भी राज्यसभा का पार्ट है। नाउ इज लोकसभा, नेक्स्ट इज लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लोकसभा का। पार्लियामेंट के अंदर दूसरी पार्टी है, दूसरी बॉडी है आपकी लोकसभा। अब आपको राज्यसभा से भी थोड़ा आइडिया लग गया होगा। देखो क्या होता है कि जब भी आपको कन्फ्यूजन लगे कि राज्यसभा करें लोकसभा करें, याद कैसे करें, है ना, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन आती है। तो कुछ नहीं है, यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट। है तो कंसेप्ट ही एक, अगर इस चीज़ के लिए तो दूसरा किसी और चीज़ के लिए होगा ना। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर लॉज बन रहे हैं, एक बार जो लॉ बन गया, अब उसको चेंज कैसे करेंगे, अब उसको रिमूव तो कर नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हो, अमेंड है ना, उसको बदलाव, थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। उसके लिए है आपका आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको आप बोलते हो डोर है वो आपका किसी भी जगह से जाने के लिए, जहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आगे फर्दर आपके लॉज बन सके। उसको बोलते हैं हम आर्टिकल 368। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कोई भी एक हाउस है अच्छे से कर लो, वह दोनों ही अच्छे से करने हैं, पर आप कंपैरिजन में जब दोनों को पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और इजी लगेगा, ठीक है। तो जब भी आप पॉलिटी पढ़ो हमेशा इंटरेस्ट के साथ, तो आपको तब इंटरेस्ट आएगा जब आपको ये लगेगा कि हम कुछ जानने के लिए पढ़ रहे हैं। देखो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं, कुछ जानने के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज लेनी है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो वो जो स्टडी होती है दैट इज़ प्योर, और जब आप उसको किसी चीज़ में अप्लाई कर देते हो देन इट बिकम्स दी अप्लाइड नॉलेज। तो प्योर रिसर्च और अप्लाइड में यही फ़र्क होता है कि प्योर के अंदर जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हो कि अगर ऐसी चीज़ है तो क्यों है, और जब आप वो पढ़ लेते हो उसके बाद आप देखो अच्छा यहाँ पर ऐसे हुआ था तो इसका मतलब ये इसलिए हुआ क्योंकि ये यहाँ पर फैक्टर दिया हुआ है। तो जब आप अपनी थ्योरी को, आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो, जब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये वो चीज़ थी। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा पर्चे फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं ना, पर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, पर लोकसभा में ज़्यादा होता है ना। तो आपने देखा होगा कि हम कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। मैंने आपको भी बोला क्वेश्चन आ चल सकता है, तो वो क्या है, डेमोक्रेसी है। अब आपको वो दिख रही है, अब आपको दिख रहा है कि वहाँ पर ऐसा होता है। तो जब आपने वो चीज़ पढ़ी और आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखा कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपको समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कंफ्यूज आपको हमेशा कंफ्यूजन जो रहती है वो इसी चीज़ से रहती है जब आप याद करने के लिए पढ़ते हो। तो याद करने के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लिए पढ़ना है। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। ठीक है, परमानेंट नहीं है, यानी कि इट कैन बी डिसॉल्व्ड। ओके, टोटल मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो कितने होते हैं, 550। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 550 से 552 है, लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं, 545। नंबर वेरी कर सकता है 542 से 545 तक। अब ऐसा क्यों है, देखो लोकसभा के अगर इलेक्शंस होंगे वो कैसे होंगे। अब अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए इलेक्शंस होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, और इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो कितनी है, 543 डिवाइडेड है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होते हैं वहाँ हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होगा, एक मेंबर आप इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट कौन करते हैं, हम, ठीक है। जबकि राज्यसभा के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स जिनको हमने इलेक्ट किया होता है उनके बीच से भी फिर वो इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के अंदर। तो इलेक्शन के बाद फर्दर फिल्टर हो रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
यहाँ पर जिसको आपने डिसाइड कर दिया वो वहाँ लोकसभा में जाके बैठेगा, ठीक है। अब मेजॉरिटी गेन करते हैं, जो मेजॉरिटी के साथ सीट्स लेके आते हैं लोकसभा के अंदर अदर इलेक्शंस होते हैं जहाँ पर आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है उसको लोकसभा के अंदर भी अपनी मेजॉरिटी बनानी होती है। इसलिए क्या करते हैं, आपने सुना होगा कोलिजन गवर्नमेंट होती है। अगर कोई भी पार्टी जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं गेन कर पाती, और आज के टाइम में मैक्सिमम ऐसे होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जो सरकार है वो अपनी सरकार नहीं बना पाती, इतनी ज़्यादा वोट कभी एक तरफ को फ्लड नहीं जाता, तो वो क्या करते हैं लोकसभा में जाकर जो छोटी छोटी पार्टीज़ बनी होती है एरिया से उनको अपने साथ मिला लेते हैं, सिमुलेट कर लेते हैं, जिनके इंटरेस्ट कंसर्न जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, फिर उनके साथ मिलकर तो उनका नंबर बढ़ गया। ऐसे करके वो मेजॉरिटी अपनी तरफ करके, दिस इज कॉल्ड एज कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। कोलिजन गवर्नमेंट होती है, मैं यहाँ आपको टर्म लिख देती हूँ, कोलिजन गवर्नमेंट, जो कि मेजॉरिटी के लिए होती है बनाने के लिए लोकसभा के अंदर, उसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। अब इलेक्शंस जो होते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है इंडिया की पूरी कंट्री। यहाँ पर वोटर्स जो होते हैं वो वोट करते हैं। वोटर्स कौन होंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18+ एडल्ट्स, है ना। ये हमने कल डिस्कस कर लिया है टॉपिक के अंदर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो 18+ एडल्ट्स होंगे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी अपनी चुनेंगे और वो वहाँ जाकर लोकसभा में बैठ जाएंगे। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस ऑफ कॉमन पीपल और हाउस ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि लोगों की डेमोक्रेटिक है। अब यहाँ पर हमारे इश्यूज को रेज किया जाता है, तो ये बन गया आपका हाउस ऑफ पीपल। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर हाउस और पॉपुलर हाउस, कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी नाम से बुला लीजिए, एक ही मतलब है। ये है लोकसभा। अब इसका देख लेते हैं, एज जो है वो इसकी कितनी है, नॉट लेस देन 25 ईयर्स। उसकी कितनी थी राज्यसभा की, 30 ईयर्स। 25 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी एज। मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और मस्ट बी द वोटर, रजिस्टर्ड वोटर इन द इंडियन, ठीक है। और उसके खिलाफ कोई भी ऐसा ओथ लिया हो जिसने कि किसी भी वो करप्शन में इन्वॉल्व आगे फर्दर नहीं होगा। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लोकसभा की वर्किंग के देख लेते हैं। वर्किंग के अंदर लोकसभा में जो इनकी सीट प्रिसाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, तो चेयरमैन कौन होता है, वो है आपका स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, या फिर इसको स्पीकर भी बोलते हैं। इट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर्स ही इसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। इसके पास भी क्या है, कास्टिंग वोट है। और जो आपका ये राज्यसभा से कंपैरेटिवली अगर मैं कंपैरिजन में बात करूं तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है, ही और शी हैज़ मोर पावर्स। इसकी प्रेजेंस में, इसकी परमिशन के बिना लोकसभा में कोई बोल नहीं सकता। विदाउट परमिशन नोबडी विल स्पीक। दूसरी चीज़, कास्टिंग वोट तो है इनके पास, इनका डिसीजन फाइनल होता है। मनी बिल पे एक बार अगर स्पीकर ने फाइनल डिस्कशन डाल दिया, फाइनल डिसीजन दे दिया कि ये पास होगा, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। इट इज़ अ फाइनल डिसीजन और इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। इसको कोई भी प्रेशराइज नहीं करता है, जो इसको ठीक लगता है स्पीकर को वैसा वो आपका डिसीजन दे देते हैं। तो ये हो गया आपका स्पीकर की पावर। तो स्पीकर के पास पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। मनी बिल हो गया, कोई भी बिल है, स्पीकर उस पर एक बार साइन कर दिए, फिर वो पास हो गया लोकसभा से, फिर आप उसको नहीं रोक सकते, ठीक है जी। अब स्पीकर के बाद वही डिप्टी स्पीकर होगा जो इससे नीचे आपके, वो भी कौन से मेंबर्स होते हैं। अब अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जॉइंट सिटिंग, किसी मैटर को लेकर अगर दोनों के बीच में क्या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए कि ना एक मान रहा दूसरा मान रहा, तो जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड बाय स्पीकर, स्पीकर ही करता है, ठीक है जी। अब जॉइंट सिटिंग में स्पीकर होगा, तब इसके पास क्या होता है, कास्टिंग वोट होती है। और स्पीकर को रिमूव करना है, इसमें भी पार्टिसिपेट कौन करता है, प्रेसिडेंट, रिमूवल, ठीक है। और स्पीकर का रिमूवल कौन कर सकता है, लोकसभा। तो रिमूवल ऑफ स्पीकर इज डन मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ स्पीकर के जो है वो लोकसभा के मेंबर उसको रिमूव कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, मैंने आपको बोला इसका रिमूवल क्या है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यही लोकसभा के मेंबर्स होंगे, प्लस लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बाय प्रेसिडेंट,
ऑन दी कंसेंट ऑफ या ऑन दी एडवाइज ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन दी एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के अंदर, जब आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे आपकी COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, ये कैबिनेट होता है जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया होता है, तो सबकी मीटिंग बैठती है और वो सारे बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा को इसका टेन्योर होता है 5 ईयर्स, है ना, तो इसकी जो वर्किंग का ईयर है वो 5 साल है, तो 5 साल से पहले यानी कि सेकेंड ईयर हो चल रहा हो, थर्ड चल रहा हो, इस टाइम पीरियड पे भी प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकता है, रद्द कर सकता है कि रद्द हुए। तो देखो, अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, MCQ आ जाता है कि द डिसॉल्विंग ऑफ लोकसभा इज डन बाय प्रेसिडेंट ओनली, बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बोथ A and B, नॉन ऑफ दीज, बोथ A and B नहीं होगा, बाय प्रेसिडेंट ओनली लिखा है वहाँ पर, ओनली नहीं होगा, बाय प्रेसिडेंट ऑन दी एडवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन दी एडवाइस। अगर वहाँ ये चीज़ दी है और डेफिनेटली वहाँ दी होती है आपको कंफ्यूज करने के लिए, और बच्चे मैक्सिमम टाइम पे ये चीज़ भूल जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ऑन दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर देता है। और एक तो हो गया डिसॉल्व करने का, दूसरी चीज़ क्या है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी है ना, नेचुरल डिजास्टर, इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी है, उस टाइम पीरियड पर इसका टाइम पीरियड 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया जा सकता है, 6 साल, यानी 1 साल के लिए बढ़ा, एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर, एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर, 1 साल तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दिस। और एक बार, सिर्फ एक बार कर सकते हैं, 5 साल में एक बार आप उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। और डिसॉल्व हो गई विद इन दिस 6 मंथ्स, आपको दोबारा से नई लोकसभा इलेक्ट करनी पड़ती है, आप वेकेंट नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो फिर अब इससे ज़्यादा नहीं होते, और 6 महीने से ज़्यादा ये लोकसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं रह सकती, आपको वापस इसके इलेक्शंस करने पड़ेंगे। पावर की बात करें, लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। लोकसभा के अंदर आपकी लेजिस्लेटिव पावर ज़्यादा होती हैं, एग्जीक्यूटिव भी हैं, ऑब्वियसली वहाँ क्वेश्चन आप तो वहाँ भी चलेगा। ठीक है, स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, और नो कॉन्फिडेंस मोशन चलता है, जिसके बेस पे किसी भी सरकार को, किसी भी रूलिंग पार्टी को आप गिरा सकते हैं। एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि काम ढंग से नहीं कर रही है सरकार, तो एक बार अगर लोकसभा ने वो चला दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये क्या होगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूरे को रिज़ाइन करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर नई सरकार आती है। ठीक है जी, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ नो कॉन्फिडेंस मोशंस, ये बहुत तरह के मोशंस होते हैं जो लोकसभा में पास होते हैं, विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो, सम अदर वीडियो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, लोकसभा अब क्या करेगी, लॉ मेकिंग बॉडी है, जितने भी लॉ मेकिंग होगी वो लोकसभा में होगी, बिल पास होता है। ठीक है, वो भी कहाँ होता है, आपका लोकसभा के अंदर होता है। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन हमने बात कर ली, टेन्योर इसका 5 ईयर टू 6 ईयर्स। ठीक है, एक्सटेंड हो सकता है, पावर्स इसकी हैं, और पावर्स किसके पास है, स्पीकर के पास ज़्यादा पावर है लोकसभा के अंदर। लॉ मेकिंग है, जितने भी लॉ हैं, बिल है, वो कहाँ बनते हैं, आपके लोकसभा के अंदर, उनको पास किया जाता है विद द 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटेड इन दी लोकसभा। अब ये था आपका पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर कैसे फंक्शन करती हैं, राज्यसभा और लोकसभा कैसे अलग हैं, राज्यसभा परमानेंट है, लोकसभा टेम्परेरी है ना, परमानेंट है, मतलब कि बीच में भी आप कभी भी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हम कुछ ये हैं, कुछ बिलिंग पास होता है, बिल पास होता है, हाउ द बिल पास इन द लोकसभा, विल स्पीक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की जो वीडियो थी वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप you enjoyed this video. Thank you. Have a nice day.